हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 46 परिणीति बिल्कुल उनकी तरह है। कुछ घंटे बाद इधर ओबरॉय मैंशन में अंकुश ओबरॉय अपनी दादी के साथ रात के वक्त घर पहुंच चुका था। दादी को घर छोड़ने के बाद वह काम से बाहर गया था, लेकिन आधे ही घंटे में वह घर वापस आ गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा लिविंग एरिया में उसकी दादी एक बड़ी सी तस्वीर को देख रही है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी। उन तस्वीरों को देखकर अंकुश ओबरॉय अपनी दादी के पास आकर उन्हें देखते हुए कहता है, मैं जानता था आप जरूर आज इन्हें देखेंगी। वह बिल्कुल ऐसे ही थी ना? ऐसा लग रहा था ना जैसे हम उन्हें ही देख रहे हैं। क्या पहली बार उसे देखकर आपने भी धोखा खा लिया था? वह बिल्कुल इसी तरह खूबसूरत थी। उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे ही थी और उसकी मुस्कुराहट भी, सब कुछ। हाँ दादी, वह बिल्कुल ऐसी ही थी। अंकुश ओबरॉय की बातों को सुनकर उसकी दादी मोनिका ओबरॉय उसे देखते हुए कहने लगी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा अंकुश। जब से मैं उसे अस्पताल से देख कर आई हूं ना, मेरी नजरें इस तस्वीर से हट ही नहीं रही है। वह बिल्कुल ऐसी थी। क्या वह सच में इसकी बेटी है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो मर चुकी है ना, तो फिर वह कैसे हो सकती है? जरूर वह कोई और होगी। मोनिका ओबरॉय की बातों को सुनकर अंकुश सोफे पर बैठकर गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ आप बिल्कुल सच कह रही है। वह मेरी बहन नहीं हो सकती है। वह तो मेरी माँ के साथ ही मर चुकी है, तो भला वह कैसे मेरी बहन हो सकती है? कुछ समय के लिए मैं सच में भूल गई थी, लेकिन उसके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जिंदगी में पहली बार शायद मैं मुस्कुरा रहा था, और यह एहसास भी मुझे तब हुआ जब मैं उसके साथ बैठकर उसे देख रहा था। अंकुश ओबरॉय की बातों को सुनकर मोनिका ओबरॉय मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब तुम उसे कमरे में लेकर आए थे ना, तो मैं कुछ देर तक भूल ही गई थी कि वह कोई और है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हारी माँ को देख रही हूँ। सच में वो बहुत प्यारी थी। आई होप कि वह इस घर में आए और हम दोबारा उसी से मुलाकात करें। पता नहीं उसका नाम क्या था। अपनी दादी की बातों को सुनकर अंकुश ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन काफी गंभीर कर लिए और वह तुरंत उन्हें देखकर कहने लगा, क्या आपको उससे मिलना है? बाय द वे उसका नाम परिणीति है और वह डॉक्टर इवान की बहुत अच्छी दोस्त है। जिस तरह से वह डॉक्टर के केबिन में उसकी जगह पर बैठी हुई थी, उससे ये साबित हो चुका था कि वह जरूर इवान से बहुत क्लोज है। तो हो सके तो मैं डॉक्टर इवान से ही परिणीति के बारे में जानकारी लूंगा। अंकुश ओबरॉय ने इतना कहा था कि तभी एक बॉडीगार्ड भागते हुए अंकुश के सामने आया और अपनी नजर नीचे करके घबराकर कहने लगा, वह पास वाली गली में किसी ने बम ब्लास्ट कर दिया है, और जब हमारी टीम वहां पहुंची तो पता चला कि वह कोई आपका दुश्मन है और उसने धमकी में एक लेटर लिखा है। कहा है कि यह तो अभी ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अंकुश ओबराय की आंखें छोटी हो गई और वह तुरंत अपनी जगह से उठकर वहां से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी मोनिका ओबरॉय उसे रोकते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। मैंने कितनी बार कहा है कि इस समय आपको बाहर नहीं जाना है। आपने देखा नहीं, वह आपका दुश्मन आपको बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है और आप उसी से पंगा लेने के लिए बार बार बाहर जा रहे हो। अपनी दादी की बातों को सुनकर अंकुश ओबरॉय गुस्से में कहता है, अगर मैंने इस समय ऐसे छोड़ दिया ना, तो वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे हाथों से निकल जाएगा और मुझे उसे किसी भी हालत में पकड़ना है। मेरे इस गली में आकर मेरे घर के पास में बम ब्लास्ट करके कोई चला जाए। अंकुश ओबरॉय उसे छोड़ता नहीं है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप कमरे में जाकर आराम कीजिए और हाँ, जंक फूड से दूरी बनाकर रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपकी मुलाकात परिणति से दोबारा हो जाए। हो सके तो मैं 2 दिन बाद घर लौटूंगा। ये कहकर अंकुश गुस्से में घर से बाहर चला गया। वहीं अंकुश के साथ कुछ बॉडीगार्ड भी उसके साथ गए हुए थे। इधर दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में परिणीति अपने कमरे में सो रही थी।
तभी अभिमन्यु कपड़े बदलकर जब कमरे में आया, उसने परिणीति को सोते हुए देखा। उस वक्त उसे इवान की कही हुई बात याद आई। जब परिणीति हॉस्पिटल गई थी तो उसकी मुलाकात अंकुश से हुई थी और अंकुश ओबरॉय खुद उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर गया था और यह बेवकूफ लड़की उसे मना भी नहीं कर पाई। ये सोचते सोचते अचानक से अभिमन्यु की नजर परिणीति के दोनों हाथों पर चली गई। कुछ देर तक वह इस सोच में था कि आखिर अंकुश ने परिणीति का कौन सा हाथ पकड़ होगा। ये सोचते सोचते वह परिणीति के ठीक पास आ गया, लेकिन तभी उसका फोन बजा और उसके फोन पर इवान का मैसेज आया हुआ था। अभिमन्यु इवान के मैसेज को पढ़ते ही परिणीति को इग्नोर करके कमरे से बाहर निकल गया और इवान से मिलने के लिए स्टडी रूम में पहुंचा। जैसे ही वह स्टडी रूम में आया, उसने देखा इवान पहले से वहां मौजूद है और परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। ये देखकर अभिमन्यु अपनी जगह जाकर बैठा और इवान को गुस्से में देखकर कहा, गलती करने के बाद अब तुम्हें डर लग रहा है? जब तुम्हें पता है अंकुश ओबरॉय अपनी दादी को लेकर तुम्हारे हॉस्पिटल में आता रहता है, तब तुमने परिणीति को यूं अकेले क्यों छोड़ा? गलती से भी अंकुश ओबरॉय को पता नहीं चलना चाहिए कि परिणीति मेरी पत्नी है, वरना वह इंसान कुछ भी करेगा। और वैसे भी उसकी तो आदत है मेरी जिंदगी में हर एक इंसान को मुझसे दूर करने की। अगर वह परिणीति को मुझसे दूर कर भी देगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं अपने परिवार को दुख में नहीं देख सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ परिणीति के यहाँ से जाने के बाद मेरा परिवार उसके लिए रोए, उसके लिए अपने कीमती आंसू बहाए। इसीलिए मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगली बार से जब भी तुम्हें परिणीति का चेकअप करना होगा या फिर सीरियस प्रॉब्लम होगी तो तुम उसके आसपास रहोगे, चाहे वह हॉस्पिटल हो या फिर घर। एपिसोड 47, वो दूर रहे तो बेहतर होगा। अभिमन्यु मल्होत्रा की बातों को सुनकर इवान उसे देखते हुए कहता ही, लेकिन भाई इसमें मेरी गलती नहीं है। नायरा अचानक से भाभी को बाहर लेकर आ गई थी और जब मेरा चेकअप पूरा हो गया तो मुझे लगा भाभी नायरा के साथ चल जाएगी, लेकिन मैं ऑपरेशन करने के लिए वहां से निकल गया तो नायरा भाभी को खुद अकेले छोड़कर वहां से चली गई। और जब मैं वापस वहां आया तो मैंने देखा नायरा परेशान इधर उधर घूम रही है। मुझे वहां पता चला भाभी कहीं चली गई है। फिर नायरा ने उन्हें कॉल किया। पहले तो उनका कॉल लगा नहीं, जब लगा तब भाभी ने कहा वह आ रही है, पर आप फिक्र मत कीजिए। भाभी ने बता दिया है कि अंकुश ओबरॉय ने जब उनसे पूछा था तब उन्होंने कहा कि वह मेरी दोस्त है। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि यह बात आपने ही कहा था गलती से भी पता नहीं चलनी चाहिए कि भाभी आपकी पत्नी है, और यह बात भाभी को याद थी। उनसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। भाभी के पेट में काफी दर्द था। उनकी रिपोर्ट आने में लेट हो रहा था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो नर्स ने मुझे ईमेल पर भाभी की रिपोर्ट भेजी। उनकी रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि उनके शरीर में ब्लड की बहुत प्रॉब्लम है और यहाँ तक कि उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम है। वैसे ये सारी बातें मैंने भाभी से नहीं कही है, क्योंकि इस समय कर उनका ये जानना सही भी नहीं है। पर मैं उन्हें कुछ ऐसी दवाई दूंगा जो उन्हें ठीक करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन उसके बाद भी अगर उनकी तकलीफ बढ़ेगी तो शायद उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप कहे तो क्या मैं भाभी को ये बात बता दूं या फिर आप खुद भाभी को बता देंगे? इवान की बातों को सुनकर अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मैं उसका कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी कही हुई बातें उसे बताऊंगा, और रही बात उसकी प्रॉब्लम की तो तुम घर में ही रहते हो, उसकी देख रेख करते रहना। अगर इससे भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी तो तुम हॉस्पिटल से 3-4 नर्स भेज दो, वह उसकी देख रेख करेंगे। अभिमन्यु की बातों को सुनकर इवान मुंह बनाकर कहता है, भाई मैं जानता हूँ आपको भाभी पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो भगवान ने आपको दोबारा मौका दिया है। आप इससे पहले भी सौम्या को खो चुके हैं। भगवान ना करे आपको इस तरह भाभी को खोना पड़े। पर मैं जानता हूँ इस बार भाभी के साथ हम सब है।
उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। पर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज भाभी को कुछ ऐसा मत बोलिएगा जिससे उन्हें दुख पहुंचे। वो शादी से नाम बहुत परेशान है। मैंने उन्हें देखा है। जिस दिन आपने उनके हाथों में नूडल्स देखकर उन पर चिल्लाया था ना, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती है ये शादी उनकी मर्जी से हुई थी। इवान की बातों को सुनकर अभिमन्यु उसे बीच में रोकते हुए कहता है, यह शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। वह जानबूझकर मुझसे शादी करने के लिए मंडप पर बैठ गई थी। मैं इन जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और हाँ, अगली बार से परिणीति को सौम्या से कंपेयर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि परिणीति सौम्या के पैरों के बराबर भी नहीं आती है। तो आइंदा से मुझे बार बार यह कहने पर मजबूर मत करना। अभिमन्यु की बातों को सुनकर इवान एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं अगली बार से कुछ भी नहीं कहूंगा और भाभी की प्रॉब्लम भी आपको नहीं बताऊंगा। मैं खुद उन पर ध्यान दे दूंगा। आप बस उन्हें अंकुश ओबरॉय के बारे में मत बताएगा। वह किस तरह का इंसान है। ये बात अगर भाभी को पता चल गई ना, तो शायद वह अंकुश ओबरॉय को सामने देखकर भी डर जाएगी। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जिस दिन भाभी ने आपका असली चेहरा देख लिया ना, तो शायद वह जिंदगी में खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। माफ तो दूर की बात है, वह आपके सामने आने से इतना डरेगी कि वह कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगी। क्योंकि भाभी को अब तक आपकी सच्चाई पता नहीं है, इसलिए वह आपके सामने बोलने की हिम्मत रख रही है। जिस दिन भाभी को पता चल गया ना, उनके पति अभिमानी मल्होत्रा नहीं थे, डेविल अभिमन्यु मल्होत्रा है, तो वह ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिर उन्होंने आपसे शादी ही क्यों की। इससे बेहतर यही होता है कि वह आपको छोड़कर चली जाती। मेरी बातें आपको थोड़ी अजीब लगेगी। आप सोच रहे होंगे कि आपका भाई होकर मैं भाभी की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह दिल की बहुत अच्छी है। वह दिल की बहुत साफ है। उनके मन में कोई भी लालच नहीं है जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। खैर, मेरा काम था आपको अंकुश ओबरॉय के बारे में बताना। मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको भाभी को अंकुश के बारे में बताना है तो आप बता सकते हैं, वरना मैं नॉर्मल इंसान की तरह भाभी को उनसे मिलवाऊंगा, क्योंकि कभी ना कभी भाभी दोबारा मेरे हॉस्पिटल तो आएगी ही, और अगर दोबारा अंकुश ओबरॉय से मुलाकात हो जाएगी तो मैं उन्हें मिलने से मना नहीं करूंगा, क्योंकि भाभी मेरी वजह से नाराज हो, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इवान की बातों को सुनकर अभिमन्यु शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, लोग सच कहते हैं डॉक्टर को ना पेशेंट पर बहुत ज्यादा दया आती है। तभी तो हर वक्त तुम्हें परिणीति के बारे में सोचना होता है, हर वक्त उसकी फिक्र करते रहते हो। पर एक बात याद रखना, जिस लड़की का तुम इतना गुणगान कर रहे हो ना, वह लड़की एक दिन खुद इस परिवार को धोखा देकर जाएगी। तुम्हारा भाई ना बहुत चालाक है, इन जैसी लड़कियों को उसकी औकात दिखाता है। तो दी डेविल अभिमन्यु मल्होत्रा परिणीति की जिंदगी तब तक बर्बाद करेगा जब तक वह घर से चली नहीं जाती है, और यह बात तुम हमेशा याद रखना। ये कहकर अभिमन्यु गुस्से में अपनी जगह से उठकर स्टडी रूम से बाहर चला गया। एपिसोड 48 परिणीति आई कॉलेज। अगले दिन परिणीति कॉलेज के लिए तैयार हो चुकी थी। जब वह तैयार होकर नीचे लिविंग एरिया में पहुंची तो उसने देखा आकृति मल्होत्रा पहले से सोफे पर बैठी हुई है और कुछ किताबें को देख रही थी। ये देखकर परिणीति उनके पास आकर उनके बगल में बैठते हुए कहती है, मॉम, मुझे कॉलेज जाना है, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती है? जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं आपको रिटर्न कर दूंगी, और मैं जितने भी पैसे आप लोगों से लूंगी वह सारे के सारे वापस कर दूंगी। बस मुझे इस समय कुछ पैसे चाहिए। परिणीति की बातों को सुनकर आकृति मल्होत्रा हैरान थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उनके घर की बहू के पास पैसे तक नहीं थे। ऐसे में उन्हें काफी बुरा भी लगा। वह तुरंत परिणीति को देखकर कहने लगी, यह क्या बात हुई बेटा? आप इस तरह से पैसे क्यों मांग रही है? आप इस घर की बहू है और इस घर की हर एक चीज पर आपका अधिकार है, चाहे वह पैसा हो या फिर प्रॉपर्टी। आप मुझे 2 मिनट दीजिए।
मैं अभी आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करती हूँ और हाँ, ये पैसे आपको लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर आपका अधिकार बनता है। आपको पहले बताना चाहिए था ना। मैं आपके अकाउंट में पहले ही पैसे भेज देती। ये कहते हुए आकृति मल्होत्रा अपना फोन लेकर परिणीति के अकाउंट में 10 लाख भेजने लगी। जब परिणीति ने ये देखा तो वह हैरान होकर आकृति मल्होत्रा से कहने लगी, आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों भेज रही हैं? मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे बस कुछ पैसे चाहिए थे। वह कॉलेज जाने के लिए ऑटो में भाड़ा लगेगा, तो मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे। आकृति मल्होत्रा ने जब परिणीति की बातों को सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह अपना फोन साइड में रखकर उसे देखने लगी। लेकिन तभी प्रेरणा मल्होत्रा बिस्किट का पैकेट लेकर वहां आते ही परिणीति को देखकर कहने लगी, झूठ नहीं बोलूंगी लेकिन मल्होत्रा फैमिली के पास इतनी ब्रांडेड गाड़ियां हैं और तुम कह रही हो कि तुम्हें ऑटो से जाना है। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, छोटी मॉम, अगर मुझे गाड़ी चलानी आती तो मैं ऑटो से बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मैं भला कैसे जा सकती हूँ? इसलिए मुझे ऑटो से जाना पड़ेगा। परिणीति की बातों को सुनकर प्रेरणा मल्होत्रा हंसते हुए कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी लेकिन हमें कौन सा गाड़ी चलानी आती है, लेकिन हम फिर भी गाड़ी से जाते हैं ना। घर में हर एक गाड़ी का एक नया ड्राइवर है। तुम कोई भी गाड़ी से जा सकती हो और कोई भी तुम्हें मना नहीं करेगा। जैसा कि भाभी ने कहा है ना, इस पर तुम्हारा अधिकार भी बनता है। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर परिणीति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे ये तो पता था कि इस घर में गाड़ियां बहुत है, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि हर एक गाड़ी के साथ एक ड्राइवर मौजूद है। ऐसे में वह आकृति मल्होत्रा को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मॉम, अगर ड्राइवर अंकल है तो आप मुझे पैसे मत दीजिए। मैं आपको पैसे रिटर्न कर देती हूँ। गाड़ी है तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, मुझे बस ऑटो के लिए पैसे चाहिए थे। अब मैं गाड़ी से ही जा रही हूँ तो मुझे एक भी रुपए नहीं चाहिए। ये कहकर परिणीति अपना फोन लेने लगी, लेकिन तभी आकृति मल्होत्रा उसे रोककर कहती है, कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने पैसे वापस कर दिए ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। आकृति मल्होत्रा की बातों को सुनकर परिणीति हैरानी से उन्हें देखने लगी। तभी नायरा, जो उन लोगों की बातों को सुन चुकी थी, वह मुस्कुराते हुए उन लोगों के पास आकर कहती है, परिणीति, तुम भी ना पागल हो? जब मॉम तुम्हें पैसे दे रही है तो तुम्हें रख लेना चाहिए, और वैसे भी इस पर तुम्हारा तो बहुत अधिकार बनता है। आखिर तुम मेरे भाई की पत्नी जो हो। बाय द वे, तुम कॉलेज जाने वाले हो ना? तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि मुझे उसी रास्ते से अपनी दोस्त के घर जाना है। उससे मुलाकात करके मुझे प्रोग्राम के बारे में कुछ डिस्कस करना है। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तो फिर ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। ये कहकर परिणीति आकृति मल्होत्रा और प्रेरणा मल्होत्रा को देखकर मुस्कुराए और नायरा के साथ घर से बाहर चली गई। थोड़ी ही देर में नायरा परिणीति को कॉलेज छोड़कर वहां से जा चुकी थी। परिणीति कॉलेज के अंदर आई तो उसने देखा वहां पर कोई मौजूद नहीं है, सिवाय एक गार्ड के जो वहां की देखरेख कर रहा था। ये देखकर वो उनके पास आकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, आज कॉलेज में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। परिणीति को गार्ड पहली बार देखा था, लेकिन नायरा को वह पहचानता था, इसलिए वह परिणीति को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैम, क्या आपने सुबह अपना फोन चेक नहीं किया था? सुबह ही कॉलेज से अपडेट भेज दिया गया था कि आज किसी प्रॉब्लम की वजह से कॉलेज को बंद रखा गया है और यह कॉलेज 2 दिन तक बंद रहेगा। आप प्लीज परसों आएगा और आपको मैसेज करके कंफर्म कर दिया जाएगा। गार्ड की बातों को सुनकर परिणीति अपना फोन देखने लगी। उसके फोन पर ऐसा कोई मैसेज नहीं आया था, जिस वजह से वह सोच में पड़ गई। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके फोन का रिचार्ज तो खत्म हो चुका है। ऐसे में भला उसके फोन पर कोई मैसेज कैसे आता? ये सोचकर परिणीति गार्ड से माफी मांगकर कॉलेज से बाहर चली गई। वह बाहर रहकर अब इस सोच में पड़ गई थी कि आखिर वह घर कैसे जाए।
नायरा भी वहां से जा चुकी थी और उसके फोन में रिचार्ज नहीं था। ऐसे में वह किसी को फोन भी नहीं कर सकती थी। वह इसी सब सोच में थी कि तभी एक गाड़ी अचानक से उसके सामने आकर रुकी और ठीक उसी गाड़ी के साथ 4 गाड़ियां एक साथ उसके पीछे आकर रुक गई। एपिसोड 49। अभिमन्यु को पता चला परिणीति। परिणीति को तो पहले बहुत हैरानी हुई, लेकिन जैसे ही उसके सामने खड़ी गाड़ी का शीशा नीचे हुआ, परिणीति गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी को देखने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि अंकुश ओबरॉय था। अपने बॉडीगार्ड के कहने पर उसने परिणीति के बारे में पता करवा लिया था और उसे ये भी पता चला था कि परिणीति इसी कॉलेज में आने वाली है, जिस वजह से उसने ही प्रिंसिपल से बात करके कॉलेज को 2 दिन के लिए बंद करवा दिया था और इसी का बहाना बनाकर वह परिणीति के ठीक सामने आ गया। अंकुश ओबरॉय को अचानक से देखकर परिणीति को इवान की बात याद आई। इवान ने कहा था कि उसे अंकुश ओबरॉय से दूर रहना है। वह तुरंत उसे इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ने लगी, पर तभी अंकुश ओबरॉय गाड़ी से खुद बाहर निकलकर परिणीति के पीछे गया। जब बॉडीगार्ड ने ये देखा तो वह सभी तुरंत एक साथ बाहर निकलकर अंकुश के पीछे जाने लगे, लेकिन तभी अंकुश ने अपना हाथ दिखाकर उन सभी को एक साथ रोक दिया। परिणीति को समझ नहीं आ रहा था कि अंकुश आखिर उसका पीछा क्यों कर रहा है। ना जाने क्यों उसे बहुत डर भी लग रहा था। तभी अंकुश उसके पास आते ही उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर करते हुए कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह तो मैं यहाँ से जा रहा था। मैंने तुम्हें अकेले देख लिया तो सोचा तुमसे पूछ लूं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वैसे भी तुमने मेरी दादी से वादा किया था कि तुम उनसे मुलाकात करोगी और उनके लिए कुछ हेल्दी खाना भी बनाओगी। अंकुश ओबरॉय की बातों को सुनकर परिणीति हैरानी से कहती है, तो इसका मतलब आप यहाँ से जा रहे थे, मुझे देखकर यहाँ रुक गए। आप मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। मैं तो डर गई थी। मुझे लगा आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। परिणीति की मासूमियत देखकर अंकुश ओबरॉय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी माँ की परछाई को सामने देख रहा है। वह इतना समझ चुका था कि परिणीति बहुत ज्यादा मासूम है। वह इतनी जल्दी घबरा जाती है कि उसे सामने वाले पर भी भरोसा नहीं होता। उसने घड़ी में समय देखा और परिणीति को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, बाय द वे, कल तुमने मेरी दादी से कहा था कि तुम मेरे घर चलोगी। अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम मेरे साथ घर चल सकती हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही तुम्हें कोई नुकसान होगा। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकती हो। अंकुश ओबरॉय के मुंह से भाई शब्द सुनकर परिणीति हैरानी से उसे देख रही थी। पहले तक तो परिणीति उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब अंकुश ने खुद कबूल किया कि वह उसे बड़ा भाई समझ सकती है, तब उसे उसके साथ जाने में डर नहीं लग रहा था। वह मुस्कुराए और अंकुश ओबरॉय को देखकर कहने लगी, ठीक है, मैं आज आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी आज मेरा कॉलेज बंद है और मेरे फोन में रिचार्ज भी नहीं है जो मैं किसी को कॉल कर सकूं। पहले मैं आपके घर चलती हूँ, उसके बाद आपके घर के स्टाफ को हेल्दी खाना की रेसिपी बताने के बाद मैं वापस चली जाऊंगी। परिणीति की बातों को सुनकर अंकुश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने तुरंत परिणीति को अपनी गाड़ी में बैठाया। लेकिन जैसे ही वह उसे गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ता कि तभी उसका बॉडीगार्ड उसे रोकते हुए कहता है, लेकिन आज आपकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है और अगर आपने यह मीटिंग छोड़ दी तो आपको पता है कि आपको कितना नुकसान होगा। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अंकुश ओबरॉय गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, अगर नुकसान हो रहा है तो होने दो। आज नुकसान होगा तो यह अंकुश ओबरॉय कल उससे 2 गुना ज्यादा फायदा उठा लेगा। ये कहते ही वह गाड़ी में बैठा और उसने ड्राइवर को इशारा किया। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु आज एम्प्लॉय के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा था। कुछ प्रोग्राम के बारे में उन लोगों से डिस्कस कर रहा था। उन सभी वर्कर को नए प्रोग्राम के बारे में समझाने के बाद जब वह अपने केबिन की तरफ जा रहा था, तभी उसका पर्सनल असिस्टेंट यानी कि साकेत उसके पीछे चलते हुए कहता है,
आज परिणीति कॉलेज गई हुई है और ऐसे में सुनने में आया है कि 2 महीने बाद उन लोगों को कंपनी दी जाएगी, जिसमें कुछ दिन तक उन्हें प्रैक्टिस के तौर पर वह काम करना पड़ेगा। साकेत की बात पूरी होने ही वाली थी कि तभी अभिमन्यु उसे देखकर हैरानी से कहता है, लेकिन आज वह कॉलेज क्यों गई है? कॉलेज तो 2 दिन तक बंद है। प्रिंसिपल ने यह बात मैसेज करके सबको बताई थी। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत हैरान होकर कहता है, आज कॉलेज बंद है, तुम्हें ये किसने कहा? मेरा मतलब भाभी को तो पता चल गया होता, उनको मैसेज मिल जाता। लेकिन वह तब भी तो कॉलेज गई है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, मैं बेवकूफ हूँ क्या? तुम भूल गए हो उस कॉलेज का ओनर कौन है? जाहिर सी बात है कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यह मुझे पता चलेगा। और मेरे ही फोन पर सबसे पहले पूछा गया था कि किसी प्रॉब्लम की वजह से प्रिंसिपल को कुछ टीचर को निकालना पड़ा, जिस वजह से उन्होंने 2 दिन तक कॉलेज ऑफ रखा है, क्योंकि उन्हें न्यू टीचर चाहिए जो 2 दिन के अंदर उन्हें हायर करने हैं। इसीलिए उन्होंने कॉलेज को ऑफ रखा है। और जाहिर सी बात है ये मैसेज सुबह 5 बजे ही सबके फोन पर चला गया था, तो परिणीति को ये बात सुबह पता चल गई होगी। तो वह कॉलेज क्या करने गई है? अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत हैरान होकर कहता है, ये तो बहुत अजीब बात है। अगर परिणीति को ये बात पहले से पता थी, तो फिर वो कॉलेज क्यों जाएगी? 1 मिनट में मानव से पता करने की कोशिश करता हूँ। ये कहते ही साकेत ने अपना फोन निकाला और मानव को कॉल करने लगा। एक रिंग हुई ही थी कि मानव ने तुरंत फोन उठा लिया और बिना साकेत की बात सुने घबराते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी भाई, मैं मैडम का पीछा करते हुए कॉलेज तक जा रहा था, लेकिन जब तक मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे पता चला कॉलेज बंद है। और जब मैंने गार्ड से मैडम के बारे में पूछा, तो गार्ड ने कहा कि एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी थी और मैडम उसी के अंदर बैठकर चली गई। एपिसोड 50 परिणीति में शादीशुदा हो। मानव की बातों को सुनकर साकेत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही अभिमन्यु जो वहीं पर था, वह साकेत के फोन से निकल रही मानव की आवाज को सुन चुका था। साकेत ने अपना फोन रखा और अभिमन्यु को देखकर कहने लगा, परिणीति यहाँ किसको जानती है और वह ऐसे किसके साथ कैसे चली गई? साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहता है, वह किसी के साथ गई है या फिर कोई उसे जबरदस्ती लेकर गया है। जल्दी से परिणीति को कॉल करो। अभिमन्यु की बात सुनते ही साकेत ने तुरंत परिणीति को कॉल किया, लेकिन रिंग जाने के बाद भी परिणीति ने उसका कॉल नहीं उठाया। ये देखकर अभिमन्यु गुस्से में साकेत से कहता है, जल्दी से बॉडीगार्ड को कॉलेज जाने के लिए कहो और पता करने के लिए कहो कि कौन सी गाड़ी वहां आई थी, और हाँ, कोशिश करो परिणीति का जीपीएस ट्रैक करने की। इस समय मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता हूँ और वह इंसान परिणीति को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया ही क्यों ना बदलनी पड़े, तुम परिणीति को ढूंढ कर लाओ। अभिमन्यु के ऑर्डर को सुनते ही साकेत बिना वक्त गवाए तुरंत केबिन से बाहर चला गया और मानव को इन्फॉर्मेशन देने के बाद कुछ बॉडीगार्ड के साथ कॉलेज के लिए निकल गया। वहीं इधर अंकुश ओबरॉय परिणीति को लेकर ओबरॉय मेंशन आया हुआ था। वह परिणीति को लेकर जैसे ही घर के अंदर आया, उसने देखा लिविंग एरिया में जो बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें उसकी मां की खूबसूरत फोटो थी, वह वहां से गायब हो चुकी थी, क्योंकि उसने पहले ही नौकर से कहकर वह सारी तस्वीर वहां से हटवा दी थी। अंकुश ओबरॉय का घर बिल्कुल अभिमन्यु मल्होत्रा जैसा था, बिल्कुल सेम टू सेम। हालांकि कुछ चीज बहुत अलग थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद के ही घर में हो। पूरे घर को देखते हुए परिणीति हैरानी से कहती है, यह आपका घर है? ये घर तो बिल्कुल उनके। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि वह क्या कहने वाली थी और वह तुरंत अपनी बात को बदलते हुए कहती है, मेरा मतलब आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। परिणीति की बातों को सुनकर अंकुश उसे देखकर मुस्कुराया। तभी अंकुश की दादी मोनिका ओबरॉय परिणीति के पास आकर खुश होकर कहने लगी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था।
मोनिका ओबरॉय की बातों को सुनकर परिणीति ने तुरंत पीछे होकर उनको देखा। ये वही थी जिसको हॉस्पिटल में मिलकर परिणीति को अच्छा लगा था। मोनिका ओबरॉय को देखकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपने आने के लिए कहा था, तो मैं आ गई। वैसे आपके घर में किचन कहाँ है? मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ और घर के नौकर को भी रेसिपी दे दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना भी है। अगर मैं जल्दी घर नहीं पहुँचूंगी तो मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। परिणीति की बातों को सुनकर अंकुश ओबरॉय उसे रोकते हुए कहता है, तुम अभी अभी आए हो और अभी से ही किचन में जाने वाली हो। लगता है तुम्हें किचन से बहुत प्यार है। तुम थोड़ा आराम करो, थोड़ी देर बाद चली जाना या फिर तुम नौकर को रेसिपी बता दो, वह बना कर दे देगा। अंकुश ओबरॉय की बातों को सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे किचन से बहुत प्यार है और मैं कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी कॉलेज बंद होने की वजह से मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है और मैंने सुबह से कोई काम भी नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। आप बस इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ये कहते ही परिणीति आगे बढ़कर किचन की ओर जाने लगी। हालांकि उसे पता नहीं था किचन कहाँ है, लेकिन वहां डाइनिंग टेबल के पास खड़ी नौकरानी उसे इशारा करके अपने साथ लेकर चली गई। परिणीति के वहां से जाते ही मोनिका ओबरॉय अपने पोते अंकुश ओबरॉय को देखते हुए कहने लगी, तुम्हें याद है तुम्हारी माँ को भी किचन से कितना प्यार था? वह कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए बनाया करती थी और परिणीति बिल्कुल वैसे ही है। ये सिर्फ दिखने में तुम्हारी माँ के जैसे नहीं है, बल्कि उसकी हरकत भी तुम्हारी माँ से मिलती है। मानो या ना मानो कुछ तो है, जो हमें पता नहीं चल रहा है। मोनिका ओबरॉय की बातों को सुनकर अंकुश उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहता है, आप पहले आराम से यहाँ बैठिए। जब परिणीति हमारे पास आएगी, तो हम उसे उसके परिवार के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे। ये कहते ही अंकुश भी अपनी दादी के पास जाकर बैठ गया और उसने कुछ देर तक परिणीति का इंतजार किया। आधे घंटे बाद परिणीति मोनिका ओबरॉय के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर लाई थी। 4 प्लेट में हेल्दी खाना लाकर उसने टेबल पर रख दिया और फिर मोनिका ओबरॉय को देखकर कहने लगी, ये रहा, आप इसे खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने आपके घर के नौकर को भी रेसिपी बता दी है, आपका जब भी मन करेगा वह आपको बना कर दे देंगे। परिणीति की बातों को सुनकर मोनिका ओबरॉय मुस्कुराते हुए कहती है, तुम भी आओ, हमारे साथ बैठकर हमें ज्वाइन करो। वैसे भी मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। तुम आए हो और हमारे घर में आते ही काम करने लगी। हमारे घर की मेहमान होकर भी तुम इतना कुछ कर रही हो, जबकि हमें तुम्हें इस तरह से खिलाना चाहिए। मोनिका ओबरॉय की बातों को सुनकर परिणीति उनके बगल में बैठते हुए कहती है, अभी अभी अंकुश भाई ने कहा था कि मैं उनको बड़ा भाई मान सकती हूँ, तो इस नाते मैं उनके घर को अपना घर तो समझ सकती हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह नाश्ता करके आई हूँ। आप लोग खाए और मुझे बताए कैसा है। परिणीति की बातों को सुनकर अंकुश ने टेबल पर रखे हुए नाश्ते को देखा। बचपन में जब उसे खांसी या सर्दी हुआ करती थी, तब उसकी माँ इसी तरह का हेल्दी खाना बनाया करती थी, जिसमें भी इतना स्वाद होता था कि वह बड़े ही शौक से खाया करता था। और आज परिणीति ने भी बिल्कुल वैसे ही बनाया हुआ है। ना जाने क्यों वह तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे टेस्ट करने लगा और उसे वह इतना अच्छा लगा कि वह टेस्ट करते करते उसे खाने भी लगा। तभी मोनिका मल्होत्रा भी नाश्ता करते हुए परिणीति से कहती है, वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? क्या तुम अकेली रहती हो या फिर तुम्हारी कोई फैमिली भी है? मोनिका ओबरॉय की बातों को सुनकर परिणीति मुस्कुराकर कहने लगी, मेरी मॉम और एक मेरी छोटी बहन है जो दूसरे शहर में रहते हैं। मैं यहाँ पर अपने पति के घर पर रहती हूँ। परिणीति ने जैसे ही कहा तभी अंकुश और मोनिका ओबरॉय दोनों ही खाते खाते रुक गए। उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था परिणीति शादीशुदा है। ये सोचकर मोनिका ओबरॉय हैरानी से कहने लगी, इसका मतलब तुम शादीशुदा हो? तुम्हारे पति का नाम क्या है?
मोनिका ओबरॉय की बातों को सुनकर परिणीति इस सोच में पड़ गई कि जल्दबाजी के चक्कर में कब उसके मुंह से यह बात निकल गई, उसे खुद पता नहीं चला। अब न जाने क्यों उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके सवालों का क्या जवाब दिया जाए। वह बता भी नहीं सकती थी कि उसके पति का नाम अभिमन्यु मल्होत्रा है। वह इसी सोच में थी कि तभी अंकुश मुस्कुराते हुए कहता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।